इक्विटी ट्रेड करके कितने पैसे बन सकते, वो था 4.25 लाख रुपीस। कितना परसेंट रिटर्न है यहाँ पे? 13.3। तो 12,000 रुपए का रिटर्न कितने दिन में? 8 दिन में। सो हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में एक स्विंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी अभिषेक भाई देने वाले हैं। आपने इन्हें इंस्टाग्राम पे देखा होगा भाई की बहुत सारी रील्स स्विंग ट्रेडिंग पे आती है। तो थैंक यू सो मच कि आप आए। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्विंग में ऐसा क्या आप लोगों को दिया जाए। तो एक तो स्ट्रैटेजी इस वीडियो में आपको मिलेगा, साथ में आपको समझने को मिलेगा कि जो इंडिकेटर आप लगाते हो उसका एक्चुअली यूज केस है क्या। तो इस चीज के ऊपर पूरी बात होगी। अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो एक स्ट्रैटेजी और कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग है क्या, ये आपको समझने को मिलेगा। तो भाई ने भी स्विंग ट्रेडिंग से पैसे बनाए तो जरूरत खोल दिया है। मैंने कहा एक बार डेट, भाई ने कहा कि साथ ही डेट डालेंगे, लोगों को ऐसा ना लगे स्क्रीनशॉट है। जी भाई जी, ओवर। जब ट्रेडिंग ये वाली स्ट्रैटेजी जब मैं यूज करना चालू किया था, ठीक है, तो अब तो नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि जब आपके पास एक सेटअप होता है, 2022 में मैंने ट्रेडिंग चालू की थी। मैं साल भर का पीएनएल आपके सामने ओपन करता हूं, आप देखना कि साल भर में सिर्फ इक्विटी ट्रेड करके कितने पैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेट, यहाँ आऊंगा, ठीक है, इसको 2022 वो करूंगा। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो मेरे पूरे एक साल का जो प्रॉफिट था, ठीक है, वो था 4.25 लाख रुपीस। ठीक है, जिसको थोड़े उस टाइम ज्यादा चले गए थे, नए थे वो तो नए थे, बहुत सारी एंट्री, फिर भी आपका 3.51 लाख के आसपास वो बना जा रहा था। तो स्विंग की पावर है, आपको डेली प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये आप इसमें ये देखो कि जब आप एक वो ऑप्शन ट्रेडर या स्कैल्पर का वो देखोगे तो आपको ना बहुत सारे ऐसे हर दिन ट्रेड मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे महीने भर का देखोगे तो महीने भर में एक दो ट्रेड और एक दो ट्रेड ऐसे अंडरस्टूड, ग्रेट। नहीं तो भाई बिल्कुल चलते हैं सीधा सेटअप पे कि आप किस तरीके से उन चीजों पे करा जाए। बिल्कुल चलते हैं भाई सीधा। ऐसा है कि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों के साथ दो दिक्कत होती है। सबसे पहली दिक्कत होती है कि हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हम लोग ना वो फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन में बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, कि हम लोग को दिखा यार ये ब्रेकआउट तो है, हम लोग एंट्री भी ले लिए, लेकिन क्या होता है कि हम लोग वो घूम जाता है वापस। ठीक है, लेकिन जहां से लिया दोबारा घूम वो वहां से घूम जाता है। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत होती है फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन की। ठीक है, और दूसरी जो दिक्कत होती है कि जैसे ना मान लो ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, तो ब्रेकआउट आने के बाद ना वो कैंडल मान लो 7% 8% की बन गई, तो जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है, जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में नहीं रहता। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग 8%, अगर हम लोग स्विंग ट्रेड ले रहे हैं और अगर हमारा स्टॉप लॉस 8% का है या फिर 10% का है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या 30% 40% हम लोगों को महीने में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, इट्स वेरी लॉजिकल, है ना। तो ये दो दिक्कत है जो सबसे ज्यादा होती है। अब पॉइंट ये आता है कि ये दिक्कत हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये स्ट्रेटजी को सीखेंगे। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में हम लोग यूज करेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मूविंग एवरेज बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो मूविंग एवरेज का बेसिक मतलब होता है इट्स ऑल अबाउट मीन पॉइंट मैथमेटिक्स। अगर हम लोग 20 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, 20 कैंडल का हम लोग 20 कैंडल का डेटा। ठीक है, अब मैं आपको इन शॉर्ट सबसे पहले बेसिक, ताकि ऑडियंस को एकदम शुरू से समझ में आए। मास्टर क्लास ही है स्विंग का, जैसा आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं ये बता देता हूँ कि मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। हम लोग जो मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं उसको क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो बेसिकली सबका खुद का मूविंग एवरेज है। राइट, किसी का 6 है, किसी का 7 है, तो उसका लॉजिक क्या है, 9 है, किसी का 200, किसी का 200, हाँ, हर एक का अपना अपना चल रहा है। तो हम लोग उस चीज को समझेंगे। ठीक है, अब जब मैं आपके सामने ट्रेडिंग भी ओपन किया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, सिर्फ टाइप करेंगे मूविंग। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है मूविंग एवरेज टाइप करने के बाद कि एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, मूविंग एवरेज रिबन है, मूविंग एवरेज सिंपल है, वेटेड है। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, वापिस से जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे दो मूविंग एवरेज का यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या किया, मूविंग एवरेज सिंपल को क्लिक किया, उसके बाद ना मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को क्लिक किया। ठीक है, अब मैं जाऊंगा, अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में आना है। ठीक है, ये जो SMA है, ठीक है, SMA का मतलब क्या है कि सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम लोग इसके इनपुट में जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी लेंथ कर दूंगा 20। ठीक है, ओके, सिंपल मूविंग एवरेज में अगर मैं मानता हूं कि ये 20 कैंडल है, ठीक है, तो ये 20 कैंडल का जो डेटा है, जो 20 कैंडल्स का जो मीन है, ठीक है, उसको
सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं कि जो 20 दिन पहले वाली कैंडल थी उसका भी इक्वल इंपॉर्टेंस है और आज वाली जो कैंडल है उसका भी इक्वल वेटेज है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेज नहीं, अब अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसकी भी लेंथ को करूंगा 20, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी बना रहा है उसमें 20 लेंथ चाहिए। हाँ, हम लोग 20 यूज करेंगे, लेकिन 20 सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन किए ओके, और क्या करूंगा, ये SMA जो है इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जैसे सिंपल मूविंग एवरेज था, ठीक है, तो उसमें पिछले 20 कैंडल का जो डेटा था, ठीक है, पिछली 20 कैंडल का जो डेटा था उसमें सारी कैंडल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली थी। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ऐसा नहीं होता, उसमें जो रीसेंट प्राइस एक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। रीसेंट प्राइस एक्शन का क्या मतलब है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब ये आज वाली जो कैंडल है इसकी इंपॉर्टेंस 20 डे मूविंग एवरेज में 20 दिन के डेटा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की कैंडल को मिलेगी, और कल वाली कैंडल को आज की कैंडल से एक कम, उसके एक दिन पहले एक कम, और जो 20 दिन पहले वाली कैंडल है उसको सबसे कम। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रीसेंट प्राइस एक्शन है उसका ज्यादा वेटेज है। तो अगर मैं एक ऑडियंस से सवाल पूछूं या फिर आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको क्या लगता है कि मूविंग एवरेज सिंपल हम लोगों को यूज करना चाहिए या फिर एक्सपोनेंशियल, हम लोगों को किससे मतलब ज्यादा है, आज के डेटा से या फिर जो चीज पुरानी है उससे, जो रीसेंट चल रहा है डेटा, रीसेंट डेटा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग पूरी स्ट्रेटजी में क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूं कि ना ये आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं कि मूविंग एवरेज में छोटा मूविंग एवरेज कौन सा है या फिर बड़ा मूविंग एवरेज कौन सा है। कि जब आप बड़े ट्रेडर्स का बहुत सारे चार्ट देखे होंगे तो उसमें आप देखोगे कि ना बहुत सारे मूविंग एवरेज लगे रहते हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मूविंग एवरेज कौन सा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। करेक्ट है। अब हम लोग मूविंग एवरेज का यूज करना सीखते हैं, ठीक है। तो सर अब देखो ये चार्ट है, ठीक है। अब अपना डिफरेंस देखना, ये वाली जो मूविंग एवरेज लगी हुई है इसकी सेटिंग है 9, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये ना प्राइस से बहुत ज्यादा ऐसे कनेक्टेड चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल आपके सामने वापस ओपन करूंगा मूविंग एवरेज। अब इसको मैं इसकी सेटिंग चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूंगा रैंडम नंबर 30, ठीक है। ओके, अब आपको दिख रहा है कि क्या ये प्राइस से थोड़ा अपार्ट हो गया, अब ये उसके साथ एकदम ऐसे चॉपी नहीं चल रहा है। अब वापस देखना, ठीक है, ये 30 है। अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस से एक बार चेंज करूंगा 50। अब क्या दिख रहा है कि ये जो प्राइस से जो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। वापस से एक ट्राई करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां पे करूंगा 100, ठीक है, तो क्या दिख रहा है, इसकी जो मतलब विड्थ है प्राइस के कंपैरिजन में वो और ज्यादा बढ़ गई, और अब ये चॉपी नहीं है, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर मूविंग एवरेज छोटा होता है, जैसे मान लो 9 मूविंग एवरेज है या 10 मूविंग एवरेज है, 11 मूविंग एवरेज है, तो जो प्राइस के साथ बहुत चॉपी होके चलता है, करेक्ट है, ठीक है, वो सबसे छोटा मूविंग एवरेज होता है। और जैसे ही मूविंग एवरेज प्राइस से दूर जाता है वो मूविंग एवरेज उतना ही बड़ा होता है। जैसे 50 कहां था, 30 यहां था, 50 यहां था, 100 यहां है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर दूंगा 200, ठीक है, अब मैं यहां पे चेंज कर देता हूं 200, ठीक है। तो अब दिख रहा है क्या ये और ज्यादा दूर हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको इसके साथ ना एक और चीज दिखी होगी कि जैसे जैसे ना मूविंग एवरेज दूर हुआ, वो ना प्राइस, मूविंग एवरेज का मतलब काम क्या होता है, प्राइस को सपोर्ट देना या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। किसी भी चीज को हम लोग यही रीजन की वजह से यूज करते हैं, ठीक है। तो ना जैसे जैसे मूविंग एवरेज दूर हुआ, मूविंग एवरेज का नंबर बढ़ा, तो मूविंग एवरेज की जो एक्यूरेसी थी प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस देने के लिए वो बढ़ गई। करेक्ट है, ठीक है। कैसे बढ़ गई, अगर मैं वापिस से इसको कर देता हूं 9, ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं 9, तो अब ये क्या दिख रहा है, ये प्राइस बार बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी मूविंग एवरेज की एक्यूरेसी कम होगी तो उसका नंबर क्या होगा, उसका नंबर भी कम होगा। या फिर जब नंबर कम होगा तो जो उसकी एक्यूरेसी रहेगी प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की, वो कम रहेगी। तो इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 मूविंग एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर 200 डे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 200 डे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये ऑडियंस के लिए, ठीक है। मैं 4 मूविंग एवरेज यूज करूंगा, आपको बताना है और ऑडियंस को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा मूविंग एवरेज छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। हम लोग इसमें 4 मूविंग एवरेज यूज करेंगे। सर अब देखो यहां पे ना 4 मूविंग एवरेज है, ठीक है।
20, 50, 100 और 200, अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपको उसी बेसिस पे गेस करना है कि कौन सा मूविंग एवरेज कौन सा है, तो आपको क्या लगता है कि इन चारों मूविंग एवरेज में से, ठीक है, इन चारों मूविंग एवरेज में से 20 डे मूविंग एवरेज कौन सा होगा? ये अपना 20 हो गया, हाँ, ये अपना 50 हो गया, करेक्ट, ये अपना 100 हो गया, करेक्ट, और ये अपना 200 हो गया। 200 हो गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी रहेगी? जो सबसे बड़ा मूविंग एवरेज है, ठीक है। जो प्राइस के सबसे पास चल रहा है वो सबसे छोटा मूविंग एवरेज, जो प्राइस से स्लाइटली चल रहा है, स्लाइटली दूर चल रहा है वो उससे बड़ा, फिर जो और दूर चल रहा है वो उससे बड़ा, और जो ये वाली लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ तक तो समझ आ गया कि मतलब हमें ईएमए अगर पहले लगाना है तो क्यों लगाना है ना, और इसका क्या रोल है। और अगर हम कभी लाइक बहुत सारे ट्रेडर को आप लाइक 7, 5 है ना 9 देखते हो, तो बेसिकली जितना ज्यादा डेटा हम उसको प्रोवाइड करेंगे प्राइस एक्शन को, उतना ही वो सपोर्ट बहुत अच्छे से देगा, लाइक बताएगा। तो जितना ज्यादा नंबर बड़ा रखेंगे 200 ईएमए, तो ये वाला नंबर दूर जाएगा। और कभी कभी आप देखो यहाँ पे प्राइस को इसने टच करके फिर ऊपर चला गया, बिल्कुल, तो वहां पे डेटा ज्यादा दिया है, इस वजह से हुआ है। करेक्ट, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। ये पॉइंट हम लोगों को समझाना इसलिए जरूरी था कि 4 मूविंग एवरेज होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? जो कि दुनिया के हर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, और हर एक टाइम फ्रेम में एक जैसा काम करते हैं। ये 4 हमने जो बताए, ये 4 मूविंग एवरेज मतलब यूनिवर्सल होते हैं, 20, 50, 100 और 200। अब ये बताना क्यों जरूरी था और समझाना क्यों जरूरी था ऑडियंस को कि मतलब ये जो चॉपी होता है ये क्यों होता है? क्योंकि ना जब हम लोग YouTube में जाते हैं या फिर जो ऑडियंस है वो नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करना, मतलब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करती है, तो उनको क्या होता है ना, लोग मिसगाइड कर देते हैं कि कोई 3 EMA लगा रहा है, कोई 4 EMA लगा रहा है। आप जब भी छोटा मूविंग एवरेज लगाओगे तो उसमें क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता रहेगा, वो प्राइस के साथ साथ चल रहा है, तो आपको क्या लगेगा, भाई ये तो बहुत एक्यूरेट है। करेक्ट है, समझ गया, समझे, अंडरस्टूड। इसीलिए हम लोगों को ये समझना जरूरी था। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे। तो अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि हाँ यार हम लोग समझ गए, लेकिन ऑडियंस किस लिए देखती है कि यार ये बताओ कि खरीदना कहां पे है, बेचना कैसे है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज क्या करेंगे? इस स्ट्रेटजी का नाम है 20 डे मूविंग एवरेज। और हम लोग वापस से कौन सा मूविंग एवरेज यूज करेंगे? सिंपल या फिर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो हम लोग 20 डे मूविंग एवरेज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम लोगों को ट्रेड 20 दिन के लिए चाहिए, अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, या फिर 30 दिन के लिए चाहिए, तो क्या हम 200 यूज करेंगे या फिर हम 20 यूज करेंगे? जितना क्लोजर है उतना कम 20, ठीक है, क्योंकि 20, क्योंकि हम लोगों को ट्रेड कितने दिन के लिए लेना है? 20 से 30 दिन के लिए, बेसिकली स्विंग, ठीक है। हम लोगों को एक स्विंग कैप्चर करना है। अब 20 डे मूविंग एवरेज वाली जो स्ट्रेटजी है उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं, फिर हम लोग सीधा चार्ट्स में चलेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है कि चाहे आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, एलियट वेव यूज करो, वाइकॉफ मेथड, कुछ भी यूज करो, हर एक चीज में एक चीज कॉमन है, मतलब हर एक स्टडी में एक चीज कॉमन है कि प्राइस जो है वो हमेशा एक जिगजैग पैटर्न में मूव करता है। जिगजैग पैटर्न इन द सेंस कि पहले आती है इंपल्सिव वेव, करेक्टिव, मतलब जिसको हम लोग बेसिकली पुल बैक बोलते हैं, वापस से पुल बैक और वापस से पुल बैक, एक नया हाई बनाने के लिए। तो हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग चार्ट पैटर्न्स का यूज करें, चाहे डबल बॉटम डबल टॉप, हम लोग हमेशा क्या ढूंढते हैं? करेक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या ढूंढेंगे? करेक्शन, ताकि हमारा जो फॉल्स ब्रेकआउट वाला दिक्कत है वो सॉल्व हो जाए और जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में आ जाए। तो स्ट्रेटेजी काम ऐसे करती है, सबसे पहले आया इंपल्सिव वेव, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टॉक को कहां ढूंढ रहे हैं? 20 डे मूविंग एवरेज में। सुनना, ठीक है, 20 डे मूविंग एवरेज में क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई स्टॉक, ध्यान से सुनना, एक करेक्शन करता है, जैसे मान लो एक स्टॉक आया जो ऐसे ना एक इंपल्सिव वेव के बाद एक ऐसे कंसोलिडेशन वाली रेंज में फंस गया, वो जब भी नई रैली स्टार्ट करेगा, नई रैली का मतलब क्या होता है? जब भी वो ब्रेकआउट दिया, वो एक नई रैली चालू किया, वो जो अपनी फर्स्ट करेक्शन है, वो फर्स्ट करेक्शन खत्म करता है 20 डे ईएमए पे, 20 डे मूविंग एवरेज पे। तो हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेटजी का पूरा पार्ट क्या है कि हम लोग स्टॉक्स को ढूंढेंगे जो कंसोलिडेट हो रहे हैं, कंसोलिडेट होने के बाद जब ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट पे नहीं लेंगे, ताकि यहां पे क्या है कि हम लोग ट्रैप हो सकते हैं कि वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो कैंडल है वो बहुत बड़ी हो सकती है 8 से 10% की, जिसमें हमारा रिस्क को रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक को ऊपर जाने देंगे, वेट करेंगे कि वो स्टॉक कब अपने 20 डे मूविंग एवरेज में आके एक अच्छी कैंडलस्टिक की एंट्री देगा। अब यहां पे क्या होता है कि जब लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो एक और दिक्कत होती है कि उन लोगों को ना फोमो होता है।
समझ गया कि अगर ये स्टॉक यहाँ से 10% चल गया तो 20% चल गया तो, लेकिन मूविंग एवरेज को यूज करने का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मूविंग एवरेज ना डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। डायनामिक इन द सेंस कि जैसे मान लो कि एक ये ऐसा स्टॉक है जो यहाँ इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा, नई रैली चालू करेगा, तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या अब मेरे लिए यूजलेस हो चुका है? डेफिनेटली यूजलेस हो चुका है, क्योंकि ये स्टॉक तो एक नई रैली में चले गया। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस। लेकिन मूविंग एवरेज क्या होता है कि मूविंग एवरेज जो है कि जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज लगा के रखें, तो वो प्राइस के साथ हमेशा नए नए डेटा को लेके उसको डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो मूविंग एवरेज की एक और खास बात होती है कि जब आप 20 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज में आएगा या नहीं आएगा। अगर प्राइस नहीं आएगा तो मूविंग एवरेज चले जाएगा। समझ गया, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं चार्ट्स में, ऑडियंस को सामने दिखाते हैं कि स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला स्टॉक हम लोग एक काम करते हैं, ओपन करते हैं आरती इंडस्ट्रीज। अब देखना हम लोग एक ब्रेकआउट का भी एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद एक ब्रेकडाउन का भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग आरती इंडस्ट्रीज का एक चार्ट देखते हैं, ठीक है, तब सर यहां पे देखना कि क्या ये स्टॉक यहां पे ऐसे एक चैनल पे कंसोलिडेट कर रहा था, राइट, कंसोलिडेट कर रहा था। अब जो एक्चुअल जो स्टॉक का ब्रेकआउट है वो इस पॉइंट पे आया, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि यहां पे दिख रहा है आपको एक और एक ब्रेकआउट था। अब नॉर्मल ऑडियंस क्या करती कि वो देखती यार यहां पे एक ब्रेकआउट आया तो यहां पे ले लेती। अब आप सोचो कि ये इस दिन की जो कैंडल है वो है 7 से 8% की, ठीक है। अब अगर कोई इंसान यहां पे 7 से 8-10% का स्टॉप लॉस लगाएगा, स्विंग लोगा, तो उसको रिवॉर्ड भी 40-50% का मिलना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर प्रैक्टिकली देखें तो महीने भर में 30-40% बनाना इज नॉट पॉसिबल। तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो हमारे फेवर में ही नहीं है। और दूसरी चीज क्या हुआ कि ये ब्रेकआउट तो बहुत अच्छी कैंडल से आया, जो एकदम टेक्स्ट बुक एनगल्फिंग बोलते हैं ना, उसी में आया, लेकिन क्या हुआ, वापिस चले गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखना। तो अब देखना यहां पे एक ब्रेकआउट आया, ठीक है। यहां पे हम लोगों को वापस से सेम दिक्कत होती है कि बहुत बड़ी कैंडल और फॉल्स ब्रेकआउट का डर। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वेट करना है। स्टॉक जब ब्रेकआउट देगा तो अपनी फर्स्ट करेक्शन कहां करेगा, 20 डे मूविंग एवरेज में। ये स्टॉक आपके सामने देखो, ब्रेकआउट दिया, एक नई रैली चालू किया, अपनी जो फर्स्ट करेक्शन है वो कहां पे खत्म किया, 20 डे मूविंग एवरेज में, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझ में आ गया कि ठीक है एंट्री कहां लेनी है, और दूसरा पॉइंट कि एग्जिट कहां पे लेना है। ध्यान से सुनना कि जब भी कोई स्टॉक पे अपन ऐसे पुल बैक पे एंट्री किए, हम लोगों को क्या कैप्चर करना है, सिर्फ एक स्विंग, एक मोमेंटम। तो हम लोग जैसे ही इस पुल बैक में एंट्री किए, पुल बैक का क्या मतलब, वही वाली 20 डे मूविंग एवरेज। तो जैसे ही पिछला वाला रीसेंट हाई क्रॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम लोग वहां पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। तो जैसे ही यहां पे 20 डे मूविंग एवरेज में आया, ठीक है, तो क्या बहुत हद तक मेरे को ये रैली देखने के बाद कंफर्म हो गया कि ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स नहीं है, ठीक है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। उसके बाद यहां पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इस कैंडल के बेसिस पे क्या था, 8 से 9%, यहां पे क्या था 2 से 3%, और 2 से 3% के लिए अगर मैं यहां पे क्या करूं, अब अगर यहां से देखो तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहां पे कितना था, मतलब उधर लिया, हाँ लगभग ये 1.5% दिखा रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा नीचे से सेलेक्ट किए, लगभग 2.5 से 3% का, ठीक है। उसके बाद यहां से जो हम लोगों को टारगेट मिला इस हाई के क्रॉस होने का, ठीक है, इस हाई को, ये देखो ये वाला हाई जैसे ही क्रॉस होता तो हम लोगों को क्या करना था, क्लोजिंग बेसिस पे अपनी पोजीशन का एग्जिट करना था। कितना परसेंट रिटर्न है यहाँ पे, 13.3%, ठीक है। और ये जस्ट इस कितने दिन बाद है, 1 से 2 दिन के बाद, ठीक है। आप समझ सकते कि अगर आपको महीने भर में भी 2 ट्रेड मिलता है तो 13% 20% रिटर्न किसको बोलते हैं, राइट। अगर आप साल का 25% रिटर्न करते हो तो आपका कैपिटल 10 साल में 10x होता है, करेक्ट है, ठीक है। और यहां पे आप एक महीने में 5 से 10% 15% का एक एक ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया ब्रेकआउट वाले ट्रेड का, ठीक है। अब हम लोग इसी स्टॉक में एक ब्रेकडाउन वाला देखते हैं। अब देखना, अब अगर मैं वापिस से यहाँ पे पेन को सेलेक्ट करता हूं, सेम स्टॉक है, ठीक है। अब एक मेरे को बात बताना, क्या यहां पे आपको एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे ये एक हेड एंड शोल्डर भी है, ठीक है, जो भी है आपको दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आया, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको ब्रेकडाउन में लेने के लिए डर लगता, इतनी बड़ी कैंडल है, इतनी बड़ी विक है, यहां पे वापस से एक ब्रेकडाउन तो आया, लेकिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया,
सेम ये तो साफ दिख रहा है, ये तो एक ट्रैप है, ठीक है। लोग क्या किए, लेकिन हमारी ऑडियंस से वीडियो देखने के बाद क्या की, वेट की कि स्टॉक ब्रेकआउट दिया, ये सॉरी ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन पहली एंट्री कहां मिलेगी, 20 डे मूविंग एवरेज के बाद। ये देखो ये स्टॉक नीचे गया, लोगों को ट्रैप करने के बाद अपना पहला रेजिस्टेंस कहां लिया, दिख रहा है 20 डे मूविंग एवरेज में। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहां पे समझना, ठीक है। अब यहां पे हमारा स्विंग हाई कितना है, 2.5% का, ठीक है। और अगर हम लोग इस ब्रेकडाउन में लेते तो हमारे इतनी बड़ी कैंडल का कितना बनता 6 से 7% का, राइट, विच इज नॉट मतलब वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। यहां पे बना 2.5% का। उसके बाद हम लोगों को क्या करना था कि जैसे ही ये स्विंग लो कट होगा तो हम लोगों को क्या करना था, अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना था, ठीक है। हमारा रिस्क था 2.5% का, ठीक है। उसके अगेंस्ट में जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है तो 13 दिन में हम लोगों को कितने परसेंट का रिटर्न मिला, 10% का, 13 दिन में 10%, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट मूव कैप्चर किए। अब उसके बाद वो भले ही 20 डे मूविंग एवरेज में वापस रेजिस्टेंस लेके जा रहा है, लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी किस बारे में है कि हम लोगों को फर्स्ट पुल बैक मिला, फर्स्ट करेक्शन मिला, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेके बाहर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दो स्टॉक कोई और देख लेते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेटजी सिंपल ये है कि जब वो पुल बैक करेगा तो 20 EMA के पास से जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी जो पहली पुल बैक है, जब वो पहली बार करेक्ट होने आता है तो वो 20 डे मूविंग एवरेज में आता है। और ये स्ट्रेटजी को हम लोग कौन से टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक नया स्टॉक देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे टाइप करते हैं अबाउट इंडिया, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, ठीक है, जो हमारे सामने, अब मैं क्या करूंगा कि अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक एक ऐसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, ठीक है। ये स्टॉक एक ऐसे एक पीनेंट टाइप के उसमें कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। ऑडियंस क्या देखो, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाले पॉइंट में ना कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल, ये वो जिसपे लोगों को भरोसा हो कि ये वाला जो वो है मतलब ब्रेकआउट है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन तो भी स्टॉक बहुत बड़ा मोमेंटम किया। लेकिन वापस से एक बात पूछो, हमारी ऑडियंस क्या करेगी, ब्रेकआउट पे लेगी या फिर वेट करेगी पुल बैक का, वेट करेगी पुल बैक का। ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया, बहुत सॉलिड ब्रेकआउट दिया, पहली करेक्शन कहां खत्म किया, 20 डे मूविंग एवरेज में। अब वापस से एक अब अगर हम लोग क्या करें कि सिंपल से एक चीज देखें कि यार हमारा ना रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, क्योंकि इवेंचुअली ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। इस पॉइंट पे जब ये स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे करेक्ट होने आया तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था, हमारा स्टॉप लॉस कितना था, 2 से 2.5% का मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और वो 2 से 2.5% के बदले ये जो रिसेंट हाई है, जब रिसेंट हाई क्रॉस होगा, लेकिन हम लोगों को बुक कब करना था, क्लोजिंग बेसिस पे, जब कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं कि ये 2.5% के बदले हम लोगों को ये देखो, ये यहाँ पे ये अगले दिन कैंडल क्लोज हुई है, हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को 8 दिन में कितना परसेंट रिटर्न मिला, 12.5% का। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो 12,000 रुपए का रिटर्न कितने दिन में, 8 दिन में। ये पावर होता है स्विंग ट्रेडिंग का, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा सेटअप है तो। अब अगर आप वापिस से इसी स्टॉक को देखोगे, ये देखो ये वापस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये पेन से अपन ये कर देते हैं, ये देखो ये क्लियर, ये वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम लोग वेट करेंगे स्टॉक का कि कब ये स्टॉक वापस से ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन देगा, फिर जाके 2 हाँ बस। अगर ये फर्स्ट टाइम ही ब्रेकआउट करता है और उसी टाइम 20 EMA पे रहता है तो क्या उसी टाइम में एंट्री बनानी चाहिए, एक बार वापस पूछना, नहीं समझा। मैंने कहा जब फर्स्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट करता है और 20 EMA के पास आता है उसका दोबारा से, तब लेना चाहिए हर बार। हाँ, हर बार तब लेना चाहिए, क्योंकि यही स्विंग ट्रेडिंग की मेरी वो स्ट्रेटेजी है जो मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट। अब हम लोग एक स्टॉक लास्ट ओपन करते हैं ऑडियंस को समझाने के लिए, ACC सीमेंट्स, ठीक है। तो अब ये जो चार्ट है, ठीक है, ये ACC सीमेंट्स का चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये स्टॉक, ये जो हिंडनबर्ग वाला क्राइसिस हुआ था, वो हिंडनबर्ग वाले क्राइसिस के बाद ना एक बहुत लंबे टाइम के एक ऐसे ना कंसोलिडेशन में स्टॉक फंस गया था, एक ऐसा ट्रायंगल कर रहा था। अब अगर हम लोग वापस से देखें तो ये वाली कैंडल पे इसका ब्रेकआउट आया, ये वाली कैंडल पे। ये कितने परसेंट की कैंडल है, 8 से 9% की। तो अगर मेरे को 20 दिन 30 दिन के लिए ट्रेड लेना है तो क्या मैं 8 से 9% का स्टॉप लॉस रखूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रखूंगा, इतना तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा उस स्टॉक का कहां आने के लिए,
20 डे मूविंग एवरेज आने के लिए, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि जहां पे 20 डे मूविंग एवरेज था वहीं पे इसका रीटेस्ट वाला लेवल भी था, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको इरेज कर देता हूं और वापिस से हम लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस कितना था, 4% का, ठीक है। और ये 4% के बाद जब हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे अपने टारगेट को लिए तो हम लोगों को कितना परसेंट का रिटर्न मिला, 9%, लगभग 9% 11 दिन में, करेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप अगर महीने भर में 2 ट्रेड या फिर 2 महीने में भी 2 ट्रेड कर रहे हो तो आपको 20 से 25% का रिटर्न मिल रहा है। आपको क्या करना है, सेटअप सही रखना है, अपना एंट्री और एग्जिट को कंफर्म रखना है। लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है कि लोग जब ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते तो लोगों को क्या लगता है कि उनकी साइकोलॉजी में इशू है। साइकोलॉजी में इशू आपको सिर्फ तभी आइडेंटिफाई हो सकती है जब आपके पास सेटअप हो। लोगों के पास सेटअप ही नहीं होता है, उनको लगता है वो लोग होल्ड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी साइकोलॉजी खराब है, ठीक है। तो यहां अब अगर इस पॉइंट पे हम लोगों को दिक्कत होती है होल्ड करने में, तब हम लोगों को पता चलेगा हाँ यार मेरी साइकोलॉजी में दिक्कत है, मेरी पेशेंस में कोई इशू है। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास जब सेटअप होता है तो उन लोगों को इशू नहीं होती। तो ये है कि हम लोग ये 20 डे मूविंग एवरेज वाले सेटअप को कैसे यूज करते हैं। नहीं डन भाई, बहुत अच्छे से आपने ये सेटअप बताया, बहुत इजी टू यूज है। मतलब अगर मैं समझना चाहूँ तो मेरे को भी समझ आ गया बहुत सिंपल वे में कि हमें सिर्फ 20 EMA लगाना है और 20 डे में, और हमारा टाइम फ्रेम रहेगा डेली टाइम फ्रेम रहेगा। हम स्टॉक्स खुद से मैनुअली सर्च करेंगे और ये स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले आपने ये बताया कि चाहे लाइक डाउन ट्रेंड हो अप ट्रेंड हो, दोनों जगह काम करेगा, बिल्कुल है ना। लेकिन अपने को ये देखना है कि जब भी वो अगर अप ट्रेंड की तरफ है और वहां पे ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करते वक्त हमें 20 EMA को आके टेस्ट करना है। हाँ जी, अगर वहीं पे उसका दोबारा रीटेस्ट है तो और ही बढ़िया है, और ही बढ़िया है, बहुत तो वही हमारे दोबारा एंट्री लेवल बन रहा है। और जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड वाली हमने बात करी है, तो जो हमारा इसका स्टॉप लॉस होगा वो उसी कैंडल का लो होगा, करेक्ट है। और उसकी वेव का जो हाई आप बता रहे हो, जो रीसेंट हाई है वो हमारा टारगेट रहेगा। ग्रेट। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको समझा दिया, बहुत ही इजी लाइक तरीका है। तो आई होप आप लोगों को जो स्विंग ट्रेडिंग का हमेशा रहता है तो कंप्लीट ये पूरा एक आपको सोल्यूशन मिल गया है। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, आपने पूरा डिटेल में इसको आया बताए। भाई का भी इंस्टाग्राम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके भाई को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अगर आप बहुत प्यार दोगे, आने वाले 10,000 लाइक आ जाए इस पे, तो भाई दोबारा आगे एक अच्छी सी मास्टर क्लास दे देंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू।